द्वैत का 17वां बोध शिविर कौसानी उत्तरांचल में। बुल्ले शाह की काफ़ी है, उसकी कोशिश कर रहे हैं समझने की। बुल्ले शाह जितना हम लिमिटेड जानते हैं, लिमिटेड ही जानेंगे। वो एक रहस्यदर्शी संत कवि हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसी काफ़ियाँ और पद लिखे हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में पूरा भूचाल आ सकता है। उन सारी गंदगियों का जो इकट्ठी कर रखी हैं। जब परिचय दे रहा हूँ तो उसमें एक हिचकिचाहट है, जब पहले भी चल रहा था उसमें भी एक हिचकिचाहट थी कि क्या बोला जाएगा, क्योंकि बुल्ले शाह का परिचय ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें दे रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर चीज़ें, वो झिंगुर की आवाज़, कीड़ों की आवाज़, हर चीज़ बुल्ले शाह का परिचय दे रही है और ये भी कह रही है कि हम ये काम कर लेंगे, तुम ये काम मत करो। आज हम मैनू लगड़ा इश्क, इसको गाने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इस पूरे को पढ़ने के बाद जो बात समझ में आई है वो ये है कि दो शब्द हैं, मेन शब्द जो पढ़ने में ही बड़े मज़ेदार हैं। जो उसका इश्क है, वो जो मेरे प्रियतम का मुझसे इश्क है या ये इश्क है, ये अनोखा है और अक्खड़ है। अनोखा है क्योंकि अक्खड़ है और अक्खड़ है इसीलिए अनोखा है। अक्खड़ की वजह से अनोखा क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने इश्क को जाना है, प्रेम को जाना है, वो बड़ा ही ईगो नर्चर करने वाला जाना है। जो अहंकार की पुष्टि करता है उसको मैंने प्रेम जाना है। किसी भी कहीं भी जाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार नर्चर हो रहा होता है, पुष्ट हो रहा होता है। यहाँ पर जो अहंकार है वो कह रहा है कि उसका जो इश्क है, अब सिर्फ अक्खड़ होता तो अहंकार भाग जाता, पर अनोखा भी है। कुछ ऐसा जिसका स्वाद कभी पता नहीं है मगर कुछ मज़ा सा आ रहा है, मतलब मज़ा सा आ रहा है, ये बात भी बोलना अजीब है, पर कुछ अलग सा है। अक्खड़ होते हुए भी उसके पास रहने का मन कर रहा है। गुरु जो ये प्रेम है उसका, प्रियतम का, वो ऐसा है कि मार रहा है, कूट रहा है, चारों तरफ से पूरा घेर के मारे जा रहा है, मगर उससे छूटने का वो नहीं रहा। ऋभु गीता से कुछ शब्द लिए हैं, बीच में उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऋभु गीता में बुल्ले शाह और बुल्ले शाह में ऋभु गीता, उसको देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। रोज़ अजल्दा इश्क, रोज़ अजल्दा इश्क, इश्क ये 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 रोज़ अजल्दा इश्क। मैनू लगना इश्क अवलड़ा अव्वलदा, मैनू लगना इश्क अवलड़ा अव्वलदा, रोज़ अजल्दा इश्क, इश्क ये रोज़ अजल्दा इश्क, रोज़ अजल्दा इश्क, इश्क ये रोज़ अजल्दा इश्क। मैनू लगना इश्क अवलड़ा अव्वलदा, मैनू लगना इश्क अवलड़ा अव्वलदा, रोज़ अजल्दा इश्क, इश्क ये रोज़ अजल्दा इश्क, इश्क ये रोज़ अजल्दा इश्क, इश्क ये रोज़ अजल्दा इश्क। विच कड़ाही तिल तिल पावे तलियां नू चा तलदा, विच कड़ाही तिल तिल पावे तलियां नू चा तलदा, विच कड़ाही तिल तिल पावे तलियां नू चा तलदा। यहाँ पर बुल्ले शाह कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रेम है मेरे प्रियतम का कि मुझे बार बार कढ़ाई में डाल रहा है, तल रहा है, और सिर्फ तल नहीं रहा, तले हुए को और तला रहा है।
जो तल गया है, पकौड़ा पूरा बन गया है, पूरा उसको भी पकाया जा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि बेसन होने से ही काम हो जाएगा, बेसन होने से ही मेरा पकौड़ा बन जाएगा, मगर वो उस पकौड़े को और तलाए जा रहा है, तलाए जा रहा है। मेरा मन कह रहा था कि बेसन से ही काम हो जाएगा। सर्व ब्रह्म न संदेह सर्व ब्रह्मैव केवलम मोइयानु ए वल मारे दलियानु ए दलदा मोइयानु ए वल मारे दलियानु ए दलदा। रोज अजलदा इश्क इश्क ये रोज अजलदा इश्क, रोज अजलदा इश्क इश्क ये रोज अजलदा इश्क। यहाँ पर रोज अजलदा इश्क इस पूरे काफ़ी का जो हमें समझ आया वो उसका बॉटम है। रोज़ अजलदा इश्क मतलब ये तब भी था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये तब भी था। इससे अगर कुछ एक्सट्रैक्ट हम अपने लिए करना चाहें जो इनकार के डिसोल्यूशन में काम आएगा, वो ये है कि जितनी भी हमारे इश्क के तरीके होते हैं, प्रेम के तरीके होते हैं, वो सारे तब से शुरू होते हैं जब मन का स्ट्रक्चर शुरू होता है, वो बनना शुरू होता है। उसकी कंडीशनिंग्स जब और पुख्ता होती हैं तो वो स्ट्रक्चर और कड़े होते जाते हैं। ये रोज़ अजलदा इश्क इश्क ये एक बात बता रहा है कि आपके जो तरीके हैं वो नहीं है, उससे पहले भी था। इसका मतलब ये वो नहीं है जो आपके तरीके हैं। हाँ, मोइयानु ए वलवल मारे दलियानु ए दलदा। इसमें बताया जा रहा है कि मरे हुए को मारे जा रहे हो, उसकी और बैंड बज रही है। दलियानु ए दलदा यानी दाल को पीसे जा रहे हो, अच्छी तरीके से रगड़ दिया है, ऐसा उसका इश्क। इसमें जो रिभु गीता की लाइन ली थी अभी, सर्व ब्रह्म न संदेह सर्व ब्रह्म केवलम, तो जो कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इसे, जो जोड़ पा रहे हैं बुल्ले शाह के साथ, वो ये है कि ये सब जो यातनाएं हैं या जो इसे कहते हैं हम कि दिक्कत पेन है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं उससे, इस चीज़ में भी ब्रह्म छुपा हुआ है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व ब्रह्म न संदेह सर्व ब्रह्म केवल। की जाना कोई चिगण कखी है, जाना कोई चिड़क कखी है, नित सूल कलेजे सलदा, नित सूल कलेजे सलदा। की जाना कोई चिड़न कखी है, नित सूल कलेजे सलदा। सीने में भाले घुसा के और उसके बाद निकाल के और दोबारा भाले घुसाए जा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही काम हो जाएगा, ऐसे ही काम हो जाएगा, मगर एक परफॉर्मेंस होती है उसमें फिर एक भाला आ जाता है। जब वो भाला आ रहा होता है तब ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत थी नहीं, ठीक था, इट वॉज ऑल राइट, बन गया वीडियो। पर जब वो भाला घुस जाता है और वो निकल जाता है, बड़ा दर्द होता है, मन करता है नीचे चले जाएं, थोड़ी गाड़ी वाड़ी के पास चले जाएं, व्हाटएवर। पर जब वो घुस जाता है, निकल जाता है, उसके बाद ये लगता है कि वो सीना छलनी होना बहुत ज़रूरी था, वरना ये जो अभी भी है, अभी भी हम बैठे हुए हैं, जो सोच रहे थे वो 1% काम नहीं आता, ये पक्का है। खूब सोचा था ये ऐसे करके वैसे कर देंगे, 1 पैसे का काम नहीं आता। जेब में ऐसा लग रहा है कि जैसे बाट रख दिए 10-10 किलो के और उन बाटों के साथ गा रहे हैं। हो सकता है ये बाट अभी गाते गाते निकल जाए, हो सकता है ना भी निकले और निकल के थोड़ा सा गा दें, उसके बाद वापस जाए तो और 50 किलो का बाट आ जाए। पर पॉइंट ये कि वो जो सीने में जलन, जो सीने में जलन है, जो सीने में भारीपन है, वो उसी भाले से निकलेगा और वो भाला मेरे पास है नहीं और ना मैं उसे घुसा सकता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जैसे अभी भी हमने देखा कि फर्स्ट परफॉर्मेंस में वो थोड़ा सा कुछ उससे पहले भाले की तरह ही कुछ मिला और कुछ निकल के आया। पर हम अच्छे से ये जान ले कि वो आखिरी भाला नहीं था। मैंने भाला सर बेटे। सर्व ब्रह्मोति संकल्प देह सत्ता विमुक्ति का, सर्व ब्रह्मोति संकल्प देह सत्ता विमुक्ति का।
बुल्ला सौदा न्यो अनोखा ओ नई रलैया रलदा। बुल्ला सौदा न्यो अनोखा ओ नई रलैया रलदा। बुल्ला सौदा न्यो अनोखा ओ नई रलैया रलदा। अरे बुल्ला सौदा न्यो अनोखा ओ नई रलैया रलदा। बुल्ला सौदा न्यो अनोखा ओ ओ नई रलैया रलदा। अहम सोहम अहम ब्रह्मोति भावयम। अहम सोहम अहम ब्रह्मोति भावयम। जो ये लाइंस लिए हैं यहाँ पे बुल्ला सौदा न्यो अनोखा, जैसे अभी पहले भी बताया कि वो जो जो प्रेम है, जो जिसको न्यो यहाँ पे कह रहे हैं, वो बहुत ही अनोखा है। और उसमें ये रलाइयाँ रलदा, वहाँ पे ये रोले नहीं पाए जाते, वहाँ पर एकदम बात साफ होती है और वो बहुत अनोखा है। इसलिए समझ में नहीं आता, पर उसको पता है कि क्या बात है। वो बहुत सारी चीज़ कर सकता है, अभी जितनी कोशिश थी वो कर ली है, वो बात अलग है। वो बहुत सारी चीज़ करता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो आपसे कहेगा कि 6 बजे उठना है, अब 9 बजे तक की परमिशन मिल जाएगी। वो आपसे कहेगा 6 बजे उठना है और 5:30 बजे सारे टेरेस पे नज़र आएंगे। आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। मैं इन 3-4 दिनों में जब बात हुई जितने बजे उठने की, उससे 1 घंटे बाद का मान के चला, और जब मान के चला तब उतने ही बजे उठना पड़ा और बाहर निकल गए। जब लगा कि कल तो उतने ही बजे उठना है जितने बजे बोला गया है, अपने आप 2 घंटे एक्सटेंड हो गया। तो कितने भी चालूपंथी दिखा लो, कितना भी दिमाग दिखा लो, आप बड़े ही मन से कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें आपको लगेगा कि वाह, अब तो भाले नहीं घुसेंगे सीने में। और जैसे ही आप वो काम करके चुकते हो, भाले तलना सब कुछ एक साथ होता रहता है। पर ये पक्का है कि जब वो भाले घुस रहे हैं, आपको तला जा रहा है, या जैसे जॉयदीप ने कहा कि चारों तरफ से आपको पीसा जा रहा है दाल की तरह, जब आप पिस रहे हो तो आपको तब पता हो ना पता हो, मगर एक हल्कापन सा लगता है कि हाँ गया, जितना हैवीनेस थी, जितनी गड़बड़ थी वो गई। वो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली बार के लिए तैयार हो जाते हो, अगली बार फिर वही होगा, अगली बार फिर आप भागने की कोशिश करोगे, पर इट इज़ गुड, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। जो ऋभु गीता से श्लोक लिया है वो भी कुछ यही है कि सर्व ब्रह्मोति संकल्प देह सत्ता विमुक्ति का। देह से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो सर जब कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस वगैरह छोड़नी पड़ती है, नींद का एग्जांपल लिया है, तो देह मतलब नींद पैटर्न्स है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ने की बात कर रहे हैं ऋभु यहाँ पे। और एक बात ये जान लो कि जब ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, जब उसके साथ हो जाओगे, तो ये देह वगैरह की चीज़ें जो मैटर भी नहीं करेंगी, ये है। और अगला जो श्लोक लिया था वो लिया था अहम सोहम अहम ब्रह्मोति भावयम। इस चीज़ को हमेशा से अपनी ज़ुबान पे रखो, भजो, अपने साथ रखो कि तुम अकेले नहीं हो। जो संस्कृत का अनुवाद है वो तो ये आएगा कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, लेकिन हमारे तल पे जो बात होती है वो इसमें ये होती है कि ये चीज़ हमेशा याद रखो कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, हमेशा वो तुम्हारे साथ है, और इस चीज़ को हमेशा याद रखो। इस चीज़ यही कहना चाहते हैं। अब कबीर का एक दोहा ले रहे हैं हम। हरी रस पिया जानिए कभू न जाए खुमार, मैं मता घूमत फिरे ना ही तन की सार। अभी जो श्लोक लिया था देह सत्ता में मुक्ति का, लगभग वही कबीर भी कह रहे हैं, ना ही तन की सार। एक बार उसका रस जान लिया तो खुमारी उतरेगी नहीं और मस्त होकर घूमते रहोगे। अब ये पक्का है कि कबीर ने जब ये लिखा, बोला होगा या जो भी हुआ, उनको पूरी उम्मीद होगी कि हम इसको बोले ना, थोड़ा सा गा लें तो और इसी बात को काफ़ी रहस्यपूर्ण तरीके से इन शब्दों में कहा गया है। हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, मैं मता घूम
मत फिरे, नाही तन की सार कबीरा, नाही तन की सार। और एक और भी गाना है जो हम गाने वाले थे, वो है कि जो गा ही रहे हैं। जो कि रहस्यपूर्ण है, ये भी था। एक और है, इस इश्क च यारो कुछ कहया भी नहीं जांदा, इस इश्क च यारो कुछ कहया भी नहीं जांदा, कुछ चुप रहया भी नहीं जांदा, रौला पाया भी नहीं जांदा, इस इश्क च यारो कुछ कहया भी नहीं जांदा, चुप रहया भी नहीं जांदा, रौला पाया भी नहीं जांदा। मैं गमलियानी में 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 गमलियानी। तो ये जो अभी गाया, इसका मतलब ज़्यादा समझने का नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है, जब मुरली बजती है, जैसे पहले भी कह रहे थे, तो कहने की बात नहीं है वो, और आप बिना कहे भी नहीं रह सकते, तो आप चुप भी नहीं रह पाओगे। जैसे सर ने बताया कि वो बहेगा और रौला भी नहीं पा सकते, तो काफ़ी अजीब सी हालत है। लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता है कि क्या होता है, तो पर हालत काफ़ी अजीब है। इसको थोड़ा पीछे रख देते हैं। जो पीछे से बात आती रहेगी, जो बात हमने जो भी डिस्कशन करा या अभी थोड़े भाले देखे या भाले देखते रहते हैं, उससे बात सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि आप बोलो तो गड़बड़, आप नहीं बोलो तो गड़बड़, आप रौला पाओ तो गड़बड़, कुछ ना करो तो गड़बड़। अल्टीमेटली इन चारों केसेस में एक कॉमन चीज़ है, आपका अहंकार। जब आप चुप भी हो रहे हो तो आपका अहंकार आपको चुप कर रहा है, जब आप बोल रहे हो तो आपका अहंकार आपको बुलवा रहा है। जनरली हम मौन को गलत ले लेते हैं कि जब हम चुप हैं तो वो अहंकार नहीं करा रहा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको चुप अहंकार रखता है, क्योंकि उससे आप बचे रहते हो, पूरे टाइम बचे रहते हो। तो अब करना क्या है? करना ये कि कुछ करना नहीं है, और जब हो रहा हो तो उसको होने देने जाना है। अगर जो वो मोमेंट है उसमें मौन आ रहा है तो मौन हो जाइए, अगर वहाँ पे चिल्लाना आ रहा है तो चिल्लाइए, पर अपनी उसमें मत करिए बीच बीच में। अभी जो हम अनहद की बात कर रहे थे, उसमें ये जो पीछे आवाज़ है, ये प्रॉपर आवाज़ है, इसको हम सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लेंगे। जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो बात है वो उसका सुनना मना कर रही है, क्योंकि हमारी जो बात है उसकी एक शुरुआत है और उसका एक अंत है। पर जैसे, और ये हमारी बात है, इसको हम थॉट की फॉर्म में ले रहे हैं, विचार की फॉर्म में ले रहे हैं, विच इज़ कमिंग आउट ऑफ आवर आइडेंटिटीज़ इन ईगो। जैसे ही वो शांत होगा तो जो पीछे आवाज़ है वो बड़े ध्यान से सुनाई देगी, और सिर्फ वो ही सुनाई देगी। उसके बाद जब ये विचार थोड़े से उस आवाज़ से हल्के से डिटैच हो जाएंगे, तो उस आवाज़ में भी, उस रौले में भी, उस मौन में भी और उस आवाज़ में भी आवाज़ वही सुनाई देगी। तो कोशिश मत करिएगा। अभी जब हम प्रिपेयर कर ही रहे थे, हमने कल कुछ और यानी जो सोचा था वही बोला है, लेकिन तब मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसमें जो पिसने और मरने की बात की जा रही है वो मेरे ख्याल में यहाँ सब कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई रिलेट कर सकता है कि हमारा भी एक इश्क है और हम उसमें पिस रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हमें पता है सही जगह जा रहे हैं। अभी भी गलत जगह चला गया, उसने कहा हमारा भी एक इश्क है। जैसे ही आपने कहा पर्सनल इश्क है तो तुम गए, पर्सनल नहीं, फिर भाला शेयर्ड। एक बार स्लो से गाते हैं इसे। स्लो नहीं देते हैं, सिर्फ अच्छा ये वाली जो मसा मैनू लंगड़ा इश्क अवलड़ा अव्वलदा, मैनू लंगड़ा इश्क अवलड़ा अव्वलदा, रोज अदलदा इश्क इश्क ये रोज अदलदा इश्क, रोज अदलदा इश्क इश्क ये रोज अदलदा इश्क, रोज अदलदा इश्क इश्क ये रोज अदलदा इश्क,
रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क विच कड़ाही तिल तिल पावे तलियां नू चा तलदा अरे विच कड़ाही तिल तिल पावे तलियां नू चा तलदा मोइयां नू है वल वल मारे दलियां नू है दलदा मोइयां नू है वल वल मारे दलियां नू है दलदा की जाना कोई जिणग कखी है की जाना कोई जिणग कखी है नित सूल कलेजे सलदा नित सूल कलेजे सलदा नित सूल कलेजे सलदा बुल्ला शौदा न्यो अनोखा ओ नहीं रलैया रलदा बुल्ला शौदा न्यो अनोखा ओ नहीं रलैया रलदा रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क रोज अज़ल दा इश्क इश्क ये रोज अज़ल दा इश्क। जो आपने अभी बात करी भालों की, मैं एक चीज़ ऐड ही करना चाहूँगा। कल ही इसके बारे में बात हो रही थी और जॉयदीप ने ही फेथ के बारे में बोला था और सर ने उस टाइम बोला था कि फेथ ये नहीं है कि वो आपको मुश्किलें दे ही ना, फेथ ये है कि वो मुश्किलें को सामना करने के लिए आपको ताकत देगा। तो यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुल्ले शाह ने वही बात बोली है। भाले तब तक भाले हैं जब तक वो कहीं चुभ रहे हैं। अगर भाला ऐसे हवा में चलाया जा रहा है तो वो चुभ नहीं रहा और वो भाला रह नहीं गया। तो भाले से कुछ नहीं करा जा सकता, जहाँ वो गड़ रहा है उसका कुछ करेगा, उसको डिमिनिश करा जा सकता है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये किसकी कोट है, कहाँ से ये शब्द आए, पर एक बात है कि आप जब एक कील गाड़ते हो तो आप खाली आसमान में कील नहीं गाड़ सकते। अगर कील जहाँ गड़ रही है इसका मतलब कुछ गड़ने के लिए है, जिसमें एक हमारे ब्लॉग का टाइटल भी है, चोट खाए अहंकार और माफ़ करे अहंकार। किसी लर्निंग कैंप में जिसमें सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई हो, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अगर नाइस हो गया, बेइज्जती नहीं हुई है, आप अच्छे स्वस्थ जा रहे हैं, वैसे वाले स्वस्थ जा रहे हैं, तो मतलब कि अभी नवंबर में एक और है। और आपने भी एक बार MIT के संवाद में जब डिस्कस हुआ था तो ये बात निकली थी कि बी थैंकफुल टू दोज हु मेक यू अनकंफर्टेबल। यहाँ पे जो भालों की बात हो रही है, दैट इज़ वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है। उसमें जो एक्चुअली में जो पीड़ा हो रही है वो मिलन ना होने की वजह से है। कि मैंने वो चीज़ एक बार, जैसे कल भी बात कर रहे थे कि जो मैंने उसको देख लिया, एक बार जो मुरली बज गई वो मैंने थोड़ा सा उसको सुन लिया, अब वो मुझे नहीं सुनाई दे रही है। तो वो नहीं सुनाई देने की पीड़ा है कि मुझे दोबारा उसके पास जाना है। ये ऐसे ही जैसे फ़ोन रिंगिंग पे हो और तकिए के नीचे हो, तकिया और रजाई उसके ऊपर रखी है, फ़ोन तो बज ही रहा है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं बज रहा, फ़ोन बज रहा है, आपने ज़बरदस्ती उसमें रजाई, तकिया और गद्दे डाल दिए हैं। तो उस पीड़ा में फ़ोन कुछ नहीं कर सकता। आप बस अवेलेबल हो सकते हो कि मेरे रजाई, तकिए, गद्दे हटा दो, फ़ोन की आवाज़ आ जाएगी। ऐसा फ़ोन है कि साइलेंट मोड नहीं जाता है, साइलेंट मोड में भी बजता है। वो साइलेंट मोड पे तब तक है जब तक आपके कान ये वाली गद्दे वाली आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, वरना तो उससे ज़्यादा लाउड आवाज़ शायद नहीं होगी। अभी आप लोग गा रहे थे, वहाँ पे जो तितली बैठी हुई है आपके साथ वो डांस करती थी। ऐसा लग रहा है कि पंख डांस लग रही है। हमारे साथ नहीं थी, हमारे पार्टिसिपेंट। अनहद बज रही है, वो भी नाच रही है, तो उसी को देख रही थी। अभी भी है, सुन रही है। आपको लग रहा है सुन? बैठे कि अंधे जगत में ऐसा क्या
घट जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे इन सारी तकलीफ़ों को भी वो गा के झूम उठता है? अंतर जगत में ऐसा क्या? ऐसा क्या हो जाता है, उसे ऐसा क्या मिल जाता है कि इन तकलीफ़ों को भी उसे तकलीफ़ नहीं लगती और वो गा के झूम उठता है? अगर वो सिर्फ तकलीफ होती तो कभी भी नहीं गाता, वो बिल्कुल भी नहीं गाता। ये वैसे ही है जैसे आप एक बच्चे से छोटा खिलौना छीन रहे हैं, उसे छोटा, और उसे कहीं पर हल्का सा एक इंडिकेशन है कि मुझे बड़ा खिलौना मिलेगा। छोटे खिलौने से बड़ा समय निकला है, उसका रंग बड़ा पसंद है, उसका मटेरियल बहुत पसंद है, उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। और वो जो बड़ा वाला खिलौना है, जो अभी आपको उसका रंग नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि ये बड़ा खिलौना है और ज़्यादा सुंदर है, उसकी आवाज़ और ज़्यादा प्यारी है। पर वो छोटा खिलौना है ना, उसके साथ समय बहुत बिता दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर जाने में परेशानी हो रही है। वो भाले लग रहे हैं, चुभ रहा है, या तला जा रहा है, या तलना महसूस हो रहा है। जब वो धीरे धीरे एक, शायद वही फिर तो एक वो बड़ा खिलौना जब और पास आएगा, आप बड़े खिलौने के पास जाओगे और पास जाओगे। बड़े खिलौने के पास जाने का मतलब है छोटा खिलौना टूटना, दूर जाना, वो कपड़े उतर जाना जिसके साथ चिपके हुए थे, क्योंकि एक बहुत प्यारी ड्रेस आपका वेट कर रही है। पर वो ड्रेस आप इसलिए नहीं पहन पा रहे क्योंकि आपने ऑलरेडी जैकेट ब्रैकेट सब डाली हुई है। करना सिर्फ ये है कि हाथ खोल देना है कि भैया नंगा कर दो, बस वो। पर एग्जैक्टली नहीं पता कि ड्रेस का कलर क्या है, फिटिंग कैसी है, कुछ नहीं पता। पर ये कहीं कहीं हल्का हल्का पता है कि ड्रेस बहुत मज़ेदार है, बहुत फिटिंग की है। जैसे हम व्हाट्सएप पे ये पिक्स खींचते हैं और भेजते हैं, जब मैं भी कुछ पिक्स खींच रहा था, 1-2 दिन पहले की बात है, तो वो पिक खींची और उसको देख रहा हूँ और फिर देख रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। अब उसमें डाउट आया कि ये भेजना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये वो नहीं है जो मुझे दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भी वो नहीं है जो दिख रहा है। पर ये उसके लिए बहुत है जिसको ये व्हाट्सएप पिक मिल रही है। जिसको ये व्हाट्सएप पिक मिल रही है उसे लर्निंग कैंप का एल भी नहीं पता होगा, उसे कुछ भी नहीं पता होगा, पर उसे ये ज़रूर पता लग जाएगा कि ये मेरे कपड़ों से कहीं बेहतर कुछ फिटिंग का कपड़ा है, और मुझे पता नहीं कैसा रहेगा, पर मेरे कपड़े से बेहतर है। मैं घर जाता हूँ, चिक चिक करता हूँ, छोटी मोटी बातों पे चिक चिक, कपड़े रखे नहीं रखे, नोट्स बनाए नहीं बनाए, ये वो, मतलब बहुत सारी बातों पे चिक चिक। कौन सी गाड़ी में कहाँ बैठना है, कब चलानी है, बाइक है, आज कौन से कपड़े पहनने चाहिए, आज लोग कैसे पहनेंगे, कैंप में जा रहे हैं तो नए शूज़ लाने, ये करना, बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चिक चिक का जब साइड में होगा और वो बंदा ये काम करके आएगा, वो खूब बैग भर के लाएगा, सब कुछ करेगा, पर वो यहाँ आके पता लगेगा कि यहाँ तो नहाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप वही कपड़े पहने रहो, आप कुछ भी चेंज मत करो 3-4 दिन, आप उतने ही प्यारे हो। पर मैं वहाँ क्यों प्यारा था, क्योंकि मैं डेली सुबह नहाता हूँ, मैंने इतनी शेव कभी भी नहीं बढ़ाई ज़िंदगी में, और हर 4 दिन बाद लगता था कि शेव करानी है, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। पर जब आपको दिखता है कि बैठे हैं और वो चीज़ें जिनको मैंने सिर्फ उन चीज़ों को अहमियत दे रखी है, वो चीज़ें है ही नहीं ज़रूरी, तब आपको लगता है कुछ प्यारा है, कुछ मज़ेदार है। मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे होता है, फिर पूजा और ये सब होता है। यार यहाँ पे ये लोग 1-1 बजे बैठे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? और इनकी चेहरों से ही पक्का लग रहा है कि पूरी तरह भाले नहीं घुसे हुए हैं, इनकी भी मर्जी है कहीं ना कहीं पर, इनकी भी कहीं ना कहीं पर मर्जी है। अगर मर्जी ना होती तो ये कुछ तरीके ढूंढ लेते और ये सो जाते, मर जाते, जो होता वो कर जाते। पर ये ऐसा कैसे हो गया कि 1-2 बजे जगे हुए हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं। कल हम जॉयदीप को देख रहे थे, जॉयदीप ने मुंह खोला हुआ था और आंखें चढ़ी हुई थी, लाल हो चुकी थी, पर हमने कहा जॉय सो जाओ, 1:30-2 बज गए हैं, अगर सोना है सो जाओ, तुम बिल्कुल ही मर ही रहे हो। जॉय ने कहा नहीं, मेरे को कौन सा पैगाम आना है। तो अब हम उस व्हाट्सएप वाले इंसान को नहीं दिखा सकते कि द सेम जॉयदीप इज लाइंग एंड मुझे कौन सा पैगाम आना है बता दो। और ऑब्वियसली जॉयदीप इज नॉट अफ्रेड फ्रॉम सर और द सिचुएशन। जॉयदीप सेज I feel as if I am odd man out of this entire existence। ये मुझे तब भी फील हो, मुझे और एक नाम भी रख दिया गया मेरा और शुभांकर का, वो जब भी फील होता है जब बड़ी लेग पुलिंग की मन करता है, जब लेग पुलिंग का बड़ा मन करता है,
या खी हर बात पे खी, एक पेन गिरा खी, जबरदस्ती कोई काम नहीं है, फालतू का खी। उसमें ऐसा महसूस होता है आई एम ऑड मैन आउट, ये क्या कर रहा हूँ। अभी भी जैसे बोल रहा हूँ तो वो फीलिंग आ रही है। तो वही शायद जॉय को लगा, वही हमें लगता होगा कि आई एम ऑड मैन, आई एम डूइंग समथिंग सिंफुल, लेट मी बी अ पार्ट ऑफ नॉट द ग्रुप बट द इंटायर एग्जिस्टेंस। सो जैसे तुमने बात करी कि छोटा खिलौना और एक बड़ा खिलौना, तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट नहीं हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो खिलौना ही चला जाता है, मैम खिलौना ही निकल गया, खिलौना एज अ कॉन्सेप्ट निकल गया, अब एक बेफिक्री आ गई, तो दुख तो हो रहा है कहीं ना कहीं खिलौने के जाने का, भाले चुप रहे हैं। मेरे वर्ड्स यूज़ करने की लिमिटेशन ये थी कि मुझे वो बड़ा खिलौना शब्द यूज़ करना पड़ा। जैसे ही मैंने कहा बड़ा खिलौना तो वो पेड़ नहीं हो सकता, जैसे ही मैंने कहा बड़ा खिलौना तो वो धुआं नहीं हो सकता, जैसे ही मैंने कहा बड़ा खिलौना वो और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो गड़बड़ हो गई उसमें, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन गया। ये कह सकते हैं कि एक पता नहीं, एक अंदेशा है कि मेरे पास जो है वो ठीक है, मगर कुछ देयर इज समथिंग स्पेशल इन द बॉक्स फॉर मी, देयर इज अ स्पेशल गिफ्ट लाइंग फॉर मी, एंड टिल द टाइम आई हैव, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस इन माई हैंड, आई कैन नॉट होल्ड दिस, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस इज़ मोर स्पेशल, एक्सट्रीमली स्पेशल, दैट आई इवन डू नॉट नो। ये एग्जैक्टली वही होता है जब हम ऑब्जेक्ट सेंट्रिक ये ज़्यादा गोल्स भी बनाते हैं, उसमें यही होता है। उसका मज़ा ही ये होता है कि मैं उसके बारे में जानता नहीं। हम जब कॉलेज में थे तो फ्रेंड्स होते थे और ये सब होते थे, और वो लड़कियों के पीछे पड़े होते थे, या लड़कियाँ होती लड़कों के पीछे पड़े होती थी। उन लड़कियों के लिए और उन लड़कों के लिए औकात तभी तक होती थी जब तक वो उनको जानते नहीं थे। अब शुरुआत तक तो बढ़िया रहा, आप नहीं जानते, मेरी पहुंच से बाहर की चीज़ है, पर अल्टीमेटली आपने पाया यही कि अरे मैं तो जानता हूँ यार, द सेम ओल्ड स्टोरी, एंड इट इज़ गॉन। फिर उसके बाद ड्रैग होता है और व्हाटएवर इट इज़। इसमें एक फ्रेशनेस है, क्योंकि जैसे कि सर यूज़ करते हैं, ये आपके 2.5 इंच में नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा फिर भी आ जाएगा, ये 2.5 इंच में फिर भी नहीं आएगा। ये इसकी स्पेशल बात है। गलती हम ये कर जाते हैं कि हम उसको ए से बी, बी से सी, सी से डी बना देते हैं, ए डिमोलिश नहीं होने देते, हाथ खाली नहीं होने देते। ये तो बिल्कुल पक्का है कि अभी हाथ में खिलौने हैं, उन्हीं से काम चल रहा है। और एक आम बंदा होता है, उसकी ज़िंदगी और कुछ नहीं है, खिलौनों को लगातार बदलने की कहानी है। एक खिलौने से उबो, अगले खिलौने की ओर भागो, अगले से उबो, उससे अगले की ओर भागो। जो न मिले वो और महत्वपूर्ण खिलौना हो गया, और जोर लगाओ, उपाय जगत बढ़ाओ। तो ये जो बंदा है जो खिलौनों की ही भाषा जानता है, इसको यही कहना पड़ेगा कि तुझे इससे बेहतर कोई और खिलौना मिल जाएगा, उसे और कुछ पता नहीं है। तो उससे कहना तो यही पड़ेगा कि तुझे छोटे खिलौने से ज़्यादा अच्छा आकर्षक कोई और खिलौना मिल जाएगा। आप उससे कोई और बात करोगे, वो राज़ी नहीं होगा करने के लिए। तो ये जो घटना घटती है, जिसको हम खिलौनों का प्रतीक लेकर के देख रहे हैं, उसमें दो छोर हैं। एक वो मन जो अभी घटना के प्रारंभ में है, उस मन को बिल्कुल यही कहना पड़ेगा कि छोटा खिलौना छोड़ बड़े की तलाश में जा। लेकिन इस घटना के दूसरे छोर पे वो मन है जो घटना के प्रारंभ में नहीं, अंत में है। वो मन नहीं है जिसे बड़ा खिलौना मिल गया है। बात पे ध्यान देना।
घटना के प्रारंभ में तुमसे कहना यही पड़ेगा कि छोटा खिलौना छोड़ो, मैं तुम्हें, लेकिन कोई ये ना समझे कि घटना के अंत में तुम्हें कोई बड़ा खिलौना मिल गया होगा। जब घटना का अंत होता है तो तुम्हें बड़ा खिलौना नहीं मिला होता है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिला होता है और ये ज्ञान मिला होता है कि मैं वो हूँ जिसे किसी खिलौने की ज़रूरत नहीं। अंतर समझना, ये नहीं हुआ है कि तुम रहे हो और तुम्हें एक बड़ा खिलौना मिल गया है, फिर तो ये लालच की बात है। फिर तो ये लालच की बात है कि छोटे से बड़े खिलौने की ओर चले गए और तुम कायम रहे। तुम ही तो हो ना जिसे छोटा अच्छा लगता था और बड़ा छोटे से ज़्यादा अच्छा लगता था, ये तो तुम ही हो ना। नहीं, ये नहीं घटा है। वो मन जो खिलौने चाहता था, उस मन को कुछ पता चल गया है अपने बारे में। क्या पता चल गया है? कि मुझे खिलौनों की ज़रूरत है। जो दो बातें हुई वो दो अलग अलग सिरों की बातें हैं। घटना के शुरू में निसंदेह यही कहना पड़ेगा कि बड़ा खिलौना है और तुम्हें मिलेगा, लेकिन घटना का जब अंत होता है तो तुम ये नहीं पाते, ध्यान रखना, तुम ये नहीं पाते कि तुम्हारे हाथ में कोई बड़ा खिलौना है, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में बड़ा खिलौना है तो तुम वही रहे और तुम्हारे हाथ वही रहे जो छोटा खिलौना पकड़ते थे। फिर तो कुछ घटा ही नहीं, कोई घटना घटी ही नहीं। जब घटना घटती है तो खिलौना नहीं बदलता, तुम और तुम्हारे हाथ बदल जाते हैं, वो मन बदल जाता है जिसे खिलौने की ख्वाहिश थी। समझ में आ रही है बात? तुम्हें खिलौना नहीं मिलता, तुम्हें तुम मिल जाते हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध। तो कह सकते हो कि इसमें एक तरह की धोखाधड़ी है, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुमसे कहा तो ये गया था कि बड़ा खिलौना मिलेगा, बड़ा मिला तो नहीं, बड़ा तो नहीं मिला, छोटा भी गया और छोटा ही नहीं गया। धोखे की इंतहा ये हो गई कि तुम भी गए। अभी कम से कम इतना तो था कि तुम थे और छोटा खिलौना था और भविष्य में बड़े बड़े खिलौनों की उम्मीद थी और सपने थे। सपने गए, छोटा खिलौना गया और इंतहा ये हुई कि तुम भी गए। वो बचा जो मुस्कुरा रहा है कि कहाँ खिलौनों में फंसा हुआ था। मैं और खिलौने, मुझे कहाँ खिलौनों की जरूरत है। सिर्फ वही उसकी मौन मुस्कुराहट शेष रह जाती है। ये क्या कर रहा था मैं, बस वही रह जाता है।